गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पल, ये अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत में चोल राजवंश के बारे में ये अध्याय है। हमने कल है वो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में विवेचन किया था। तो एक बार पुनः हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और उसकी विजयों के बारे में हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी, उसका शासन प्रबंध कैसा था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, तो गुप्त काल का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें जो कि हरिसेन, जो उसके मंत्री, संधि विग्राहक, अमात्य के द्वारा लिखा गया था, जिसे अलंकारित संस्कृत में लिखा गया था, उससे हमें जो संस्कृत में लिखा गया उससे हमें समुद्रगुप्त की विजयों, उसके राज्याभिषेक, उसकी दिग्विजय और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। उसके कई अधिकारियों के पदों का नाम का उल्लेख भी मिलता है। अलंकारित संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली में लिखा हुआ है। इससे हमें उसके बारे में बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को कवि राजा, गायन और संगीत में गुरु तंबूर और नारद को लज्जित करने वाला, लाखों गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक और धर्म का प्राचीर कहा गया। एरण अभिलेख में उसे पराक्रम और विजय का स्रोत बताया गया। अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों में और वीणा बजाते हुए जो सिक्के हैं, उसमें समुद्रगुप्त के विद्वान होने, उसके संगीत विशारद, गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रम, विनयशील, विजयाकांक्षी आदि व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के विद्वान, संगीतज्ञ, गायन, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, विनयशील, विजयाकांक्षी आदि व्यक्तिगत गुणों का पता हमें उसके अभिलेखों से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और एरण अभिलेख से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अश्वमेघ प्रकार और वीणा बजाते हुए सिक्कों आदि से समुद्रगुप्त के विद्वान, संगीतज्ञ होने, गायन, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रम, विनयशील, विजयाकांक्षी आदि व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, जैसा कि पता है, कि कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया के पास एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति ली थी। तो समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार है, उसमें कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष संपूर्ण भारत था, वो समुद्रगुप्त के क्षेत्र में शामिल था। समुद्रगुप्त ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की थी, इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वह अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित हुआ था और संपूर्ण भारतवर्ष को उसने राजनीतिक एकता और एकीकरण के सूत्र में पिरोया था। संपूर्ण भारत में उसने एक राजनीतिक एकता स्थापित की थी। अब हम समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त एक महान शासक, सेनापति और कूटनीतिज्ञ, बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। उसके दरबार में उसका कवि और संधि विग्राहक हरिसेन रहा था। उसने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आश्रयदाता समुद्रगुप्त के पराक्रम, उसकी दिग्विजयों, उसके राज्याभिषेक का वर्णन किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिसेन ने लिखा है, हरिसेन के द्वारा रचित है। हरिसेन जो उसका मंत्री, संधि विग्राहक, अमात्य था,
उसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है हरिसेन ने, उसमें हमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, ये हमें जानकारी है, वो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले आर्यावर्त पर विजय अभियान किया था। तो आर्यावर्त है, उस पर विजय अभियान किया था, अर्थात गंगा यमुना द्वाब पर सैनिक अभियान किया था। तो आर्यावर्त पर विजय, तो सबसे पहले उसकी विजय थी वो आर्यावर्त पर विजय, जिसे हम गंगा यमुना दुआब भी कहते हैं। गंगा यमुना दुआब का जो क्षेत्र है उस पर उसकी विजय हुई थी। तो आर्यावर्त विजय या गंगा यमुना दुआब पर उसकी विजय, यह 2 चरणों में हुई थी। इसमें उसने 9 राजाओं, कौन कौन से थे? रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा को पराजित किया था और उन्हें राज प्रसवोद्धारण की नीति के तहत राज प्रसवोद्धारण के तहत साम्राज्य में मिला लिया। उसने इन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला लिया था। तो सम्राट समुद्रगुप्त ने राजप्रस्वोद्धरण की नीति के तहत इन्हें साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिणापथ पर विजय, दक्षिणापथ ये सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से उसकी है। दक्षिणापथ पर विजय, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार हरिसेन लिखता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे, कौन कौन से थे? कौशल, महाकांतर, कोरल, कोट्टर, पृष्ठपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमुक्ति, वेगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर आदि को पराजित किया, लेकिन उन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत साम्राज्य में मिला लिया था। तो उसने दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ये 12 राज्य कौन कौन से थे? कौशल, महाकांतर, कोरल, कोट्टर, पृष्ठपुर, एरंडपल्ली, कांची, अवमुक्त, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर आदि पर पराजित किया, लेकिन उन्हें ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत, यानी कि ग्रहण करना शत्रु को जीतना और मोक्ष करना यानी कि शत्रु को मुक्त कर देना, और अनुग्रह की नीति के तहत उनसे वार्षिक कर लेकर उनको पुनः मुक्त कर दिया था। क्योंकि समुद्रगुप्त जानता था कि इतने विशाल, इतने दूरस्थ भागों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण संभव नहीं है और मुश्किल जरूर था, अतः उसने ग्रह मोक्ष अनुग्रह की व्यवहारिक नीति का अवलंबन किया। तो ग्रह मोक्ष अनुग्रह की व्यवहारिक नीति का उसने पालन किया कि वह जानता था, उसको पता था कि दक्षिणापथ के जो क्षेत्र हैं वो दूरस्थ है, इन क्षेत्रों पर स्वतंत्र नियंत्रण बनाना संभव नहीं है, स्वतंत्र नियंत्रण है वो संभव नहीं है। अतः उसने ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति की व्यवहारिक नीति को अपनाने के द्वारा उसने इन राज्यों को ग्रह माने ग्रहण कर लिया, मोक्ष माने शत्रु को मुक्त कर दिया और अनुग्रह माने दया करके वापस उन्हें राज्य है वो लौटा दिया था। क्योंकि उसको पता था कि दक्षिणापथ दूर है, इन राज्यों पर सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण संभव नहीं है, अतः उसने ग्रह मोक्ष अनुग्रह की व्यवहारिक कुशल और व्यवहारिक कौशल का परिचय देते हुए उन्हें मुक्त कर दिया था। अब है समुद्रगुप्त की आठविक राज्यों पर विजय, आठविक क्षेत्र पर विजय। आठविक क्षेत्र पर विजय या आठविक राज्यों पर
आठविक क्षेत्रों पर विजय, आठविक क्षेत्रों पर विजय। तो समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के आठविक राज्यों को भी परास्त किया और उन्हें अपना भृत्य, भृत्य का अर्थ क्या होता है, सेवक या गुलाम। तो मध्य भारत के आठविक राज्य जो मध्य भारत में थे उन्हें उसने परास्त कर दिया और उन्हें अपना भृत्य या गुलाम बना दिया था। सीमांत प्रदेशों में राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्यों में भी भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जिसने उत्तर पूर्व भारत में समतट जो सीमांत क्षेत्र के राज्य थे, जो सीमांत राज्य थे, सीमांत राज्यों पर विजय, उसकी जो प्रमुख विजय में से एक है सीमांत राज्य पर, जो सीमावर्ती राज्य थे, सीमांत क्षेत्र थे, तो सीमांत राज्यों पर विजय, तो सीमांत राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की थी। सीमांत जो सीमावर्ती राज्य थे, तो सीमांत राज्यों को भी उसने जीत लिया था। उत्तर पूर्व भारत के समतट, समतक, डवाक, कामरूप, नेपाल उसमें भारत का हिस्सा था, कर्तपुर, पश्चिम भारत के जो 9 गणराज्य थे, पश्चिम भारत पर विजय। तो सीमांत राज्य कौन कौन से थे, समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर और पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत पर भी उसकी विजय वो प्रमुख है। पश्चिमी भारत पर विजय, उसकी पश्चिम भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। पश्चिम भारत में मुख्य रूप से 9 गणराज्य थे बेटा। 9 गणराज्य कौन कौन से थे, आम्भीर, अर्जुननाय, मालव, योद्धे, मद्रक, प्रार्जुन, सनकादित्य, काक, खरपरीक। इसके साथ उसने सर्वदाना ज्ञानाग्रहण प्राणायाम की नीति का अवलंबन किया था। देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, शक, मुरंड और सिंघल आदि विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर उससे मैत्री याचना की थी। तो देवपुत्र, शाहानुशाही, शक, मुरंड, सिंघल आदि विदेशी शासकों ने भी उसे दया याचना की, भयभीत होकर उससे दया याचना की, जिसके साथ समुद्रगुप्त ने आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुदंत मंडित, स्वयं विषय, भुक्ति, शासन याचना की नीति का अनुसरण किया था। तो देवपुत्र, शाहानुशाही, शक, मुरंड, सिंघल आदि विदेशी शासकों ने भी समुद्रगुप्त से दया याचना करके मैत्री की आकांक्षा की थी, जिसे समुद्रगुप्त ने आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत मंदकित, स्वयं या स्वयं विषय, भुक्ति, शासन याचना की नीति का अनुसरण किया। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधीन करके उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। उसने कहीं भूभाग पर अपना लोहा माना जाता है, जो उसकी यथार्थवादी नीति का परिचायक है। तो स्मिथ ने, डॉक्टर स्मिथ ने सही मायने में समुद्रगुप्त को उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण उसे नेपोलियन कहा है, भारत का नेपोलियन। तो स्मिथ ने, डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी बहादुरी, उसके युद्ध कौशल, उसके पराक्रम के कारण सही मायने में उसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर अधीन करके उसे एकता के सूत्र में बांधा और उसने इससे भी अधिक कहीं बड़े भूभाग पर उसने अपना लोहा माना जाता था, जो उसकी यथार्थवादी पराक्रमी नीति का परिचायक था। स्मिथ ने उसके गुणों, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर ही, उसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर ही डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? डॉक्टर स्मिथ ने। डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? डॉक्टर स्मिथ ने। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ओर बढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासन 375 से लेकर 412 तक रहा, समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य और अपने वीरों के कारण संपन्न था। और उसका जो उपाधि थी विक्रमादित्य की उपाधि,
वो अत्यंत प्रसिद्ध थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से कर दिया था। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी तो चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाटक क्षेत्र को मिलाकर अपने राज्य को मिला दिया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैनी को उसने अपनी दूसरी राजधानी है वो बनाया। चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। उसके दरबार में कालिदास महान विद्वान जिसने रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम जैसे ग्रंथों की रचना की थी। जैसे विद्वान रहते थे। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सकारी शक प्लस अरी, सकारी का अर्थ क्या होता है? शक प्लस अरी, यानी कि शकों का दुश्मन, अरी माना दुश्मन, सकारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी या शक प्लस अरी की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया था। उसने नागवंश की कन्या कुबेर नागा और वाकाटक वंश में रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। इतने प्रभावशाली शासकों की मित्रता उसे संरक्षण प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का अरब सागर तक बढ़ा दिया था और शकों को पराजित किया था। उसने पश्चिम भारत को शक विहीन कर दिया था और शक शासक रुद्रसेन द्वितीय को हराया था। इसने गुजरात, मालवा और काठियावाड़ गुप्त साम्राज्य के पश्चिम उत्तर भारत में जो गुजरात था, मालवा था और काठियावाड़ था, ये गुप्त साम्राज्य का अंग बन गया था। हुनों की सक्रियता को देखते हुए उसने उस उत्तर पश्चिम के गणराज्यों को हुनों की सक्रियता को देखते हुए उत्तर पश्चिम के जो गणराज्य के उनका विलय कर लिया था। मेहरौली का लोह स्तंभ से हमें मेहरौली जो दिल्ली के पास है, मेहरौली का लोह स्तंभ जो 1600 साल बीत जाने के बाद भी अपने धातु विज्ञान का इतना अति कौशल नमूना है कि आज तक धूप में, बारिश में, आंधी तूफान में खड़े होने के बावजूद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो मेहरौली के जो लोह स्तंभ है लोह स्तंभ से हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। उसका साम्राज्य बैक्टीरिया से बंगाल तक साम्राज्य विकसित था। उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी है वो बनाया था और राज्य को समुद्री सीमा तक विस्तृत किया था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण गुजरात का क्षेत्र उसके साम्राज्य का अंग बन गया था। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और शौर्य से गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपने यश, गौरव और कीर्ति का विस्तार किया। तो आज हमने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे गुप्त सम्राटों में सबसे अधिक योग्य माना जाता है, जिसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह है वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। बाद में उसने वाकाटक क्षेत्र को अपने अधीन करके उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था और अपने दोहितों की शिक्षा के लिए कालिदास को नियुक्त किया था। उसके बारे में जानकारी हमें मेहरौली के लोह स्तंभ से मिलती है। तो जो मैंने जो आपको पढ़ाया है, इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।